अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और हमारे साथ हैं जी अवैस इकबाल साहब। और अवैस को सभी जानते हैं, उनके यूट्यूब चैनल पे भी देखते हैं। थैंक यू सो मच अवैस कि आज आप आए, बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आरजू। और मैं ये कहना चाहूंगा कि हमने यूट्यूब की दुनिया में छोटा मोटा कदम रखा है। आप हमारे लिए मशाल राह थी और हमने आपको देखकर ये सब कुछ करना शुरू किया। बहादुर हम नहीं है, बहादुर आप हैं। हम तो यहाँ बैठकर कुछ बोल बाल लेते हैं और आप तो वहां बैठकर एट्रोसिटीज का सामना कर रही हैं। और जिस तरह से पिछले दिनों में उन्होंने उन 27 लोगों के यूट्यूब चैनल्स पाकिस्तान में बैन हुए, यानी पहले आपका चैनल इंडिया में बैन हुआ और अब आपका चैनल पाकिस्तान में बैन हुआ। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि आप जो दुरुस्त समझती हैं वो कहती हैं, और ना आपसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुश होती है, ना आपसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खुश होती है आरजू। नहीं, मेरा ख्याल है अवैस के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो इसलिए बैन किया है क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनके एक झगड़ा चला था या टैक्स चले थे, तो उसके बाद उन्होंने तमाम ही पाकिस्तानियों के चैनल जो बैन कर दिए। उसमें कोई भी प्रो या एंटी इंडिया वाली बात नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो डेफिनेटली लोगों को फिक्रमंद हो जाना चाहिए कि यहाँ पर किस तरह से बातचीत नहीं करने दी जा रही है और कैसे कैसे डराया धमकाया जा रहा है। लेकिन बात हम करेंगे अवैस, आपसे भी बहुत लोग इम्प्रेस हैं मेरे समेत, और हम देखते हैं जिस तरीके से बढ़कर आप बात करते हैं। वो तो आप अब चले गए, लेकिन जिस वक्त आप यहाँ पाकिस्तान में थे तब भी आप बहुत बढ़ चढ़ कर बात करते थे। लेकिन आज अगर हम बलूचिस्तान की तरफ देखें, बलूचिस्तान के कुछ लोग जो हैं एक बार फिर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने बैठे हैं। उनके ऊपर डराया धमकाया गया, उनको टेंट नहीं लगाने दिया गया इस बारिश के मौसम में, और फिर वहां से हटाने की कोशिश की गई। साथ ही साथ एक ऑनर किलिंग भी जो है वो हमारे यहाँ का एक बहुत बड़ा इशू है, सिर्फ बलूचिस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान के हर इलाके में बहुत ज्यादा इनको ये होता है कि किसी फीमेल को मार देना जो है बहुत एक हमारी यहाँ इज्जत समझी जाती है। और ये किस किस्म की सोसाइटी में हम रह रहे हैं, और आपके ख्याल से कभी सुधरेंगे या कभी नहीं सुधरने वाले? देखिए, हम बलोच मिसिंग पर्सन्स पर तो कई मर्तबा बात कर चुके हैं और उस पर पाकिस्तान की अदालतें जो हैं मगरमच्छ के आंसू बहाकर झूठे झूठे नोटिस भी ले चुकी हैं। लेकिन आपको और मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि बलोच मिसिंग पर्सन्स जो हैं वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां जो हैं वो बीको डालों में उठाती हैं और उसके बाद उनसे अपनी मर्जी के नतायज जो हैं वो बरामद किए जाते हैं। और पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान का कानून, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की जो पुलिस है, वो चाह कर भी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है। और जो बलोच मिसिंग पर्सन्स के अलावा भी जो मिसिंग पर्सन्स हैं, जिनमें मुदस्सर नारो और इस तरह के दीगर साफी, पंजाब से भी लोगों को उठाया गया है, सिंध से भी लोगों को उठाया गया है, खैबर पख्तूनख्वा से भी लोगों को उठाया गया है। तो पूरे पाकिस्तान के अंदर आमना मसूद जंजुआ से कौन वाकिफ नहीं है, जो आज तक अपने शौहर को तलाश रही हैं। तो ये जो मिसिंग पर्सन्स का जो इशू है, वो एक आलमी सतह के ऊपर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। लेकिन आलमी ताकतों को पाकिस्तान के अंदर ये मसला हल करने में दिलचस्पी इसलिए नहीं है क्योंकि आलमी ताकतों को पाकिस्तानी फौज की जरूरत है। ठीक है, वो पाकिस्तानी फौज को इस इलाके में बख्शू समझकर उससे जो उन्होंने काम करवाने होते हैं वो करवाती हैं। इसलिए उन्होंने फौज को खुली छुट्टी दे रखी है कि आप जिसको चाहें उठाएं, जिसको चाहें मारें, जिसको चाहे छोड़ें, जिसको चाहे वजीर आजम बनाएं, जिसको चाहे वजीर आला बनाएं। तो इस वजह से ये जो इस वक्त पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है कि मिसिंग पर्सन्स कहाँ है। मिसिंग पर्सन्स का जो मसला है वो रियासत जो है हल करना नहीं चाहती है, क्योंकि अगर आपने लोगों को उठाकर, लोगों को मार कर, उन्हें किडनैप करके ही आपने अपने खिलाफ उठने वाली आवाजों को उठाना है, तो फिर आप अदालतें बंद कर दें, आप उनको ताला लगा दें, उनमें भैंसों का बाड़ा बना दें, वो उनमें से दूध निकाल कर बेचें, कुछ तो फायदा हो ना उन कमरों का। आपने फिर उन अदालतों को सर पे तो नहीं मारना। दूसरी, ये जो आपने बात की ऑनर किलिंग की, इस ऑनर किलिंग का ये कोई पहला वाकया नहीं है पाकिस्तान में। ठीक है, खास तौर पे पश्तून कल्चर में हम देखते हैं कि ये ऑनर किलिंग बहुत आम है। पिछले दिनों एक अमरीकी खातून फेसबुक पे मोहब्बत का शिकार होकर उसने एक पठान से सवात में शादी कर ली, तो इस पर उन लोगों ने खुशियां मनाई। लेकिन अगर एक पठान लड़की जो है अपनी पसंद से शादी कर ले तो उस पर ये गैरत के नाम पर कत्ल कर देते हैं, जो कि बहुत अफसोसनाक बात है। और मुझे लगता है कि रियासत चाह कर भी इनके मुजरिमों को सजा नहीं दे पाएगी आरजू। लेकिन जाहिर है कि ये चीज हम बढ़ती हुई ही देख रहे हैं। लेकिन अगर बलूचिस्तान की तरफ हम फिर जाएं, आपको लगता है कि बलूचिस्तान का कोई हल निकलेगा, या आपको लग रहा है कि नहीं, ये इसी किस्म के अटैक्स चलते रहेंगे बीएलए के, और यहाँ से ये कहते रहेंगे कि जी वो तो टेररिस्ट हैं, और इसी किस्म की बातें चलेंगी? मुझे नहीं लगता कि आप बीएलए जो है इस वक्त कोई मुज़ाकरात करने के मूड में है।
क्योंकि आप हथियार तभी उठाते हैं जब आपने मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद कर दिए होते हैं। ठीक है, बीएलए जो है इस वक्त ये समझती है कि वो पाकिस्तान की हुकूमत से लड़कर अपने लिए एक आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, और इसके लिए अगर उन्हें इंडिया का ताउन लेना भी पड़े तो वो उसको बुरा नहीं मानते। लेकिन अगर हम वापस बात करें उस ऑनर किलिंग वाले मामले की, उस पर मैं आपकी तवज्जो एक बड़े ही इंपॉर्टेंट नुक्ते की जानिब दिलाना चाहता हूँ। जो वजीर आला बलूचिस्तान है सरफराज बुगटी साहब, जो कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के मशहूर टट्टू हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा कि पहले वो सूबाई वजीर दाखिला थे, फिर मरकजी वजीर दाखिला बने, अब वजीर आला बलूचिस्तान भी बने हुए हैं। तो उन्होंने कहा जनाब ये ईद से पहले का वाकया है, यानी ये अगर सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो मंजर आम पर ना आती तो सरफराज बुगटी साहब इसके ऊपर कोई एक्शन लेने का इरादा नहीं रखते थे। ठीक है, गैरत के नाम पर जो कत्ल होता है वो कबायली रिवायात की एक अक्कासी है। लेकिन उसके बाद होता क्या है आरजू, पाकिस्तान के अंदर आपको कंदील बलोच का कत्ल याद होगा, आज से ठीक 9 साल पहले जुलाई 2016 में जब कंदील बलोच को कत्ल किया गया था, तो उसके कातिल भाई को उसके बाप ने माफ कर दिया था, जो कि कंदील बलोच का भी बाप था। तो इसी तरह से जब इस तरह गैरत के नाम पर कत्ल होते हैं तो फिर मकतूलीन के ऊपर दबाव डाला जाता है कि आप कातिल को माफ कर दें। और इस वक्त जलीला बलोच के मुताबिक तो एक कातिल, उन कातिलों के अंदर लड़की का भाई भी शामिल है। तो यहाँ पर जो इस्लामी कानून दियत है वो हरकत में आता है। इस्लामी कानून दियत जो है वो कातिल को ये ऑप्शन देता है कि अगर वरसा माफ कर दें पैसे लेकर तो फिर आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। और यहीं पर असल गेम शुरू होती है। कत्ल सिर्फ लड़का नहीं हुआ है, सिर्फ लड़की नहीं हुई है, कत्ल उसके साथ उसका शौहर भी हुआ है। उन्होंने 1.5 साल पहले मोहब्बत की शादी की थी, उन्हें दावत पर बुलाया गया और उसके बाद उन्हें गोलियां मारी गई। तो हमारी जो फेमिनिस्ट खवातीन है सिर्फ लड़की के मारे जाने के ऊपर एतराज कर रही हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि लड़की का मारा जाना भी अफसोसनाक है और साथ में लड़के का मारा जाना भी अफसोसनाक है। लेकिन अब कातिलों के साथ रियासत करेगी क्या? कातिलों को गिरफ्तार किया जाएगा, मीडिया पर वाह वाह होगी, सारे कहेंगे वाह 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 जी आपने बड़ा। उसके बाद जो मकतूलीन के वरसा हैं जो कि उन्हीं कातिलों के रिश्तेदार भी हैं, वो पैसे लेकर या वैसे जो है माफ कर देंगे, क्योंकि इस्लाम के अंदर जो मकतूल के वरसा उसके अहले खाना होते हैं, लेकिन मॉडर्न रियासत के अंदर जो रियासत होती है वो मुद्दई बनती है, स्टेट वर्सेस दिस, स्टेट वर्सेस दिस। तो इस वजह से इस्लाम का जो कानून दियत है कि आप जोर जबरदस्ती से, लालच से आप जो है मकतूलीन के जो वरसा होते हैं उनसे माफी हासिल कर लेते हैं, और उसके बाद ये जो कातिल है दंदनाते फिर रहे हैं। मैं आपसे 99.99% एक्यूरेसी के साथ कह सकता हूं कि इस मजलूम जोड़े का जो कातिल है उसको कभी पाकिस्तान की रियासत में सजाए मौत नहीं होगी, क्योंकि जब तक इस्लामी कानून दियत मौजूद है, मकतूलीन के वरसा की जानिब से माफ करने का कानूनी ऑप्शन मौजूद है, तब तक कातिल इसी तरह से दंदनाते फिरेंगे। कुछ अरसे के लिए जेल शायद उन्हें हो जाए। आरज़ू बिल्कुल ऐसा ही, और कई बार हमने देखा भी, जैसे आपने कंदील बलोच का जिक्र किया, इस तरह के कई केसेस हैं जिसमें के जिसको मारा गया उसकी फैमिली से बात करके जी माफ कर दिया है या पैसे ले लिए, इस तरह की बात भी की गई। और ये जाहिर है कि इस्लाम के अंदर ये बातें और ये पॉइंट्स जो है वो बताए जाते हैं। इस्लाम तो एक कबायली निजाम को रिप्रेजेंट करता है ना। इस्लाम एक मॉडर्न नेशन स्टेट को तो रिप्लेस नहीं कर सकता है। इसलिए मॉडर्न नेशन स्टेट के अंदर अगर आप एक फर्द के साथ ज्यादती होती है, उसका कत्ल होता है, उसके साथ जुल्म होता है, तो रियासत को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि जो कातिल हैं वो मकतूल के वरसा को अप्रोच करें और उसके बाद वो जो शाहरुख जतोई के केस में जो हुआ था, शाहजेब कत्ल केस में, ठीक है ना, बाद में वो माँ बाप कहते हैं कि जनाब हमारा एक बेटा तो मर गया है, अब हम बकिया बच्चों के लिए हमने 5-10 करोड़ रुपए अगर पकड़कर हम ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं तो हमने क्या बुरा किया है। ठीक है, और वो बेशक वो जो मकतूल के वरसा हैं वो मकतूल से बात भी ना करते हों उसकी जिंदगी में, लेकिन उसके मरने के बाद उसका कत्ल माफ कर देते हैं। वाह! लेकिन ये चीज सिर्फ यहीं पर है, लेकिन बाकी दुनिया में मुझे नहीं लगता कि अगर चाहे मुसलमान हो भी तब भी बाकी दुनिया को आप इस चीज के ऊपर राजी कर सकते हैं अगर वहां कोई क्राइम कर ले, यूरोप में, अमेरिका में, किसी और कंट्री में। आप आज हमारी फेसबुक की एक बहुत अच्छी दोस्त हैं जॉन बुखारी, उन्होंने एक बड़ा मजे का और बड़ा लतीफ नुक्ता उठाया है कि ये जो नॉर्वे, कनाडा, यूके में रहने वाले पाकिस्तानी होते हैं ना, इटली में, इन्होंने जब अपनी बेटियों को गैरत के नाम पर कत्ल करना होता है ना तो उनको पाकिस्तान लेकर आते हैं।
उनको बहाने से पाकिस्तान लेकर आते हैं और फिर वहां इनको मारते हैं। इस तरह के बहुत सारे केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान के अंदर अव्वल तो वो पकड़े नहीं जाएंगे, और अगर पकड़े गए तो इस कानूनी दियत का जो लूप होल है उसको बुनियाद बनाकर वो बच जाएंगे, क्योंकि उन वेस्टर्न ममालिक जहां से ये लोग आए हैं वहां पर रियासत जो है वो मकतूल के साथ खड़ी होती है, और मकतूल के मुरस्सा का कानूनी तौर पर माफ करने का कोई जवाज ही पैदा नहीं होता। आरजू, जाहिर है इसी वजह से वो ये जुर्म करते हुए शायद घबराते भी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें सजा नहीं होगी, वो बड़े आराम से निकल जाएंगे। लेकिन अवैस क्या वजह है कि हम हर बार, अगर हम अभी देखें रिसेंटली जो एक चला था टीआरएफ, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कहा गया कि जी ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन के उसके ऊपर उनको लेके जाया गया। यहाँ पर जी हमारे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब जो है, उनका एक क्लिप बड़ा वायरल है जो होपफुली आपने देखा होगा, जिसमें वो डिफेंड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको वजह लगती है कि हाफिज सईद, मसूद अजहर या टीआरएफ और इस तरह की जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको टेरर ऑर्गेनाइजेशन जो है यूएन ने तक डेजिग्नेटेड टेरर ऑर्गेनाइजेशन कहा है, उनको हम बचाते हुए क्यों दिखाई देते हैं? क्या वजह दिखती है क्योंकि आपको? क्योंकि आप पाकिस्तानी फौज की प्रॉक्सीज है ना, ये पाकिस्तानी फौज के लिए काम करते रहे हैं। पाकिस्तानी फौज ने जो इस तरह के काम करवाने होते हैं, इंडिया में दहशतगर्दी करवानी होती है, उसके लिए वो हाफिज सईद का इस्तेमाल करते हैं, मौलाना मसूद अजहर का इस्तेमाल करते हैं। और अब हाफिज सईद की लश्कर तैयबा चूंकि बैन हो चुकी थी तो उन्होंने उसको उसका एक नया विंग लॉन्च किया, द रेजिस्टेंस फ्रंट। आप इस बात के ऊपर गौर कीजिए कि पिछले दिनों बड़ी वाहवाह हुई कि जनाब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की। बड़ी वाहवाह हुई कि बिलावल भुट्टो जो थे अपने साथ शेरी रहमान और दीगर पार्लियामेंटेरियंस को लेकर अमेरिका गए और उन्होंने बताया कि किस तरह भारत ने आपके साथ ज्यादती की है। मुझे नहीं पता कि उस दौरे का मकसद पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी थी, क्योंकि हमारे एक दोस्त जो थे न्यूयॉर्क में बता रहे थे कि शेरी रहमान जो थी वो 3-4 घंटे की इस एक्टिविटी के बाद, सोशल मिलन के बाद गुची के बैग ढूंढने निकल जाती थी, ठीक है, और उनको एक बैग पसंद आता था वो लेकर आती थी, अगले दिन वो बैग रिप्लेस करवाने के लिए उसी स्टोर के ऊपर पहुंची होती थी। तो ये आपका पार्लियामानी वक्त कर रहा था। लेकिन अगर बिलावल भुट्टो की और आईएसपीआर की ये बात दुरुस्त तस्लीम कर ली जाए कि पाकिस्तान ने आलमी बरादरी के सामने भारत के मामले पर अपना मौकफ कामयाबी से रखा, तो कल अभी अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि पहलगाम हमले के अंदर हाफिज सईद का रेजिस्टेंस फ्रंट मुलव्वस था, तो फिर आपकी सिफारती कामयाबी जो है आप कम से कम उसको अपने मुंह पर मार लीजिए। आरजू काजमी, ये मैं इन लोगों को कह रहा हूँ। लेकिन सर ये दो दो तरह की बातें जो अवैध चल रही होती हैं। एक तरफ जैसे डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो ये कहते भी दिखाई देते हैं कि हाँ पाकिस्तान ने 5 तैयारे गिरा दिए, और दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं इंडिया को भी सपोर्ट करते दिखाई देते हैं। तो ये आखिर चल क्या रहा है? मतलब हाफिज सईद वगैरह के ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा? इसको अंग्रेजी में गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी कहते हैं, क्योंकि अमेरिका जो है उसका इंडिया एक बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अमेरिका और इंडिया के जो ट्रेड वॉल्यूम है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, और उसके मुकाबले में पाकिस्तान के साथ उनका ट्रेडिंग वॉल्यूम अमेरिका का बहुत कम है। लेकिन इस इलाके में इंडिया को उसकी रीजनल हेजेमनी को चेक करने के लिए अमेरिका ने पाकिस्तान आर्मी को एक बख्शू के तौर पर रखा हुआ है, और पाकिस्तान आर्मी को इस बात का बहुत अच्छी तरह से अंदाजा है कि इस रीजन में आलमी ताकतों की आशीर्वाद के ऊपर वो ये सब कुछ करती है। वो इंडिया की जो रीजनल हेजेमनी है उसको चेक में रखने के लिए जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान मिलिट्री का इस्तेमाल करती है, और पाकिस्तान मिलिट्री जो है आगे से अपने लोगों को बताती है कि इंडिया तुम्हारा कितना बड़ा दुश्मन है। क्योंकि मैं ये समझता हूं कि जब तक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तालीमी, तिजारती और सकाफती ताल्लुकात नहीं होंगे, तब तक इस खिते में खास तौर पर पाकिस्तान के लोगों की जो खुशहाली है वो इम्पॉसिबल है। आरजू, लेकिन आपको क्या लगता है कि आज के दौर में क्या ये सब कुछ इतना आसान है कि ये कह देंगे लोगों को कि हाफिज सईद जो है वो टेररिस्ट नहीं है, या बाकी लोगों के लिए जो भारत कहता रहता है उसे इनकार कर दिया जाएगा? लेकिन दूसरी तरफ बिलावल साहब कहेंगे कि हाँ हम उनको देने के लिए तैयार हैं। ये स्टेटमेंट भी मौजूद है रिसेंटली। तो ये दो तरह के स्टेटमेंट आपके ख्याल से क्या पाकिस्तान के लोग या दुनिया के लोग इस चीज को कबूल कर रहे हैं? वो जब कॉलेज के जमाने में लड़कियों ने लड़कों को अपने पीछे लगाना होता है ना, तो कभी वो दुपट्टे का एक पल्लू गिरा देती हैं, कभी दुपट्टे का दूसरा पल्लू गिरा देती हैं, कभी हल्की सी हेलो हाय कर देती हैं, तो लड़के ना उनके पीछे लगे रहते हैं।
तो बिल्कुल इसी तरह जो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है ना, वो ना हाफिज सईद से दस्तबरदार होती है, ना हाफिज सईद को पूरी तरह से रिलीज करती है, ठीक है। वो ग्रेफ लिस्ट में से निकलने के लिए हाफिज सईद को हाउस अरेस्ट भी कर देती है, लेकिन इन प्रिंसिपल वो कभी भी हाफिज सईद जानना को वो एसेट करार देते हैं। और ये पाकिस्तान मिलिट्री की इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है कि वो इस तरह के जहादी ग्रुप्स को अपना एसेट समझते हैं। और अगर आलमी ताकतें चाहें, जो कि कुछ अरसे में रेमंड डेविस को पाकिस्तान से निकाल सकती हैं, अगर अमेरिका ईरान के अंदर न्यूक्लियर साइट्स को बॉम्ब कर सकता है, तो क्या अमेरिका जो है हाफिज सईद की रिहाइशगाह को बॉम्ब नहीं कर सकता है? क्या अमेरिका मौलाना मसूद अजहर की रिहाइशगाह को बॉम्ब नहीं कर सकता है? इसका लामहला मतलब यह है कि अमेरिका इन दहशतगर्दों को भी जिंदा रखना चाहता है, और इन दहशतगर्दों की कार्रवाइयों के नतीजे में भारत के अंदर जो पैदा होने वाली एजिटेशन है उसको भी वेलकम करता है। इसको गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी कहते हैं आरजू। दे आर प्लेइंग ऑन द बोथ साइड्स ऑफ द पिच। मतलब ये कि वो भारत के साथ भी ज्यादा ऐसे नहीं रहना चाहते कि भारत भी आराम से रहे और अपना जो काम है वो करे, और पाकिस्तान को भी इंगेज रखना चाहते हैं। एग्जैक्टली क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर कोई भी काम करवाना होता है तो उनके पास 1 पर्सन इन कांटेक्ट होता है, और वो पाकिस्तान का आर्मी चीफ होता है। आप आर्मी चीफ को अप्रोच करें और उससे जो मर्जी करवा लें। लेकिन इंडिया के अंदर अगर अमेरिका ने कोई काम करवाना है तो इंडियन आर्मी की इतनी औकात नहीं है कि वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बाईपास कर सके, इंडियन पार्लियामेंट को बाईपास कर सके। इसलिए अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की मिलिट्री के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है, और पाकिस्तान के जर्नैलों को ट्रेनिंग देते हैं। फ्लोरिडा के अंदर, लॉस एंजलिस के अंदर जब इनके प्रमोशन कोर्सेज हो रहे होते हैं, फिर इनके यहाँ पर कॉन्टेक्ट्स बनते हैं, उनकी यहाँ पर दोस्तियां होती हैं, वो लोग यहाँ पर जायदादें खरीदते हैं, और फिर अल्टीमेटली रिटायरमेंट के बाद वापस शिफ्ट हो जाते हैं पाकिस्तान के अंदर सिपाहियों को और मेजर लेवल तक के अफसरों को शहीद करवा के। लेकिन इन तमाम बातों में आप चाइना को कहाँ देखते हैं? इसलिए कि चाइना के साथ भी तो एक बड़े रिलेशंस बना के रखे, और अमेरिका को डेफिनेटली, अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान पूरी तरह से चाइना की तरफ चला जाए। नहीं, पाकिस्तान मिलिट्री इस मामले में बहुत चालाक साबित हुई है। पाकिस्तान मिलिट्री जो है वो अमेरिका के साथ और चाइना के साथ अपने ताल्लुकात में एक बैलेंस लेकर चलती है, ठीक है। वो चाइना के साथ वो जो इक्विपमेंट, चाइनीज जो बेसिकली है ना, उनकी साइकोलॉजी ताजिरों वाली साइकोलॉजी है। चाइनीज कोई नजरियाती लोग नहीं है, ठीक है। चाइना के अंदर एक बड़ी सी फैक्ट्री होगी, एक सेक्शन में भगवान बन रहे होंगे, एक सेक्शन में जानमाज बिक्री बन रही होगी, एक सेक्शन में तस्बीह बन रही होगी, ठीक है। चाइनीज को ना हर काम में धंधा चाहिए होता है, ठीक है। चाइनीज को इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि नजरियाती तौर पर हमारा जो ग्राहक है वो कहां पर खड़ा है, उन्हें सिर्फ अपना सामान बेचना होता है। तो चाइना को पाकिस्तान मिलिट्री को अपना जंगी साजो सामान बेचना होता है, और पाकिस्तान मिलिट्री जो है इस जंगी साजो सामान के बदले जो चाइना को पैसे देती है, वो पैसे पाकिस्तान मिलिट्री को अमेरिका देता है, ठीक है। चाइनीज इसलिए चुप रहते हैं, और अमेरिका पाकिस्तान मिलिट्री से जो चाहता है करवाता है, सिंपल। लेकिन एजाज कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ अवैस, पहले जो आपने देखा कि भारत ने पाकिस्तान के चैनल्स बैन कर दिए, मेरी समझ में आया, ठीक है, दोनों में लड़ाई हुई थी तो छोटी मोटी अटैक्स चले थे तो उन्होंने कर दिया। लेकिन अभी जो है वो पाकिस्तान ने भी 27 चैनल जो है बैन करने का बोल दिया। खैर कुछ लोग उसमें से निकल गए, दोबारा से उन्होंने पिटीशन दायर की थी जज के सामने। तो मुझे ये बताइए कि क्या डर खौफ है कि पाकिस्तानी अपने ही चैनल्स को क्यों बैन कर रहे हैं? नहीं, मैंने तो जिस दिन ये फैसला आया था तो मैंने लिखा था अपने फेसबुक के ऊपर कि जब भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बैन किया तो उसके बदले में पाकिस्तानी हुकूमत ने भी पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बैन कर दिया, ठीक है। यानी ये इतने लोग बेवकूफ हैं, ये इतने अहमक हैं कि अगर पहले आपको 10 लोग देखते थे या 100 लोग देखते थे तो वो उस बैन लिस्ट को देखने के बाद उनमें ऑटोमेटिक एक क्यूरियोसिटी पैदा होगी, एक तजस्सुस पैदा हो गया कि आखिर ये लोग क्या कह रहे हैं। तो आपको बेसिकली इन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जाकर कि आपने हमें बैन किया, क्योंकि अब वो आपकी वीडियो सर्च करके देखेंगे। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की हुकूमत जो है, जो हवालदार चला रहे हैं, उनके अंदर अगर इतनी अकल होती तो क्या पाकिस्तान का ये हाल होता आरज़ू? लेकिन ज्यादातर उसमें जो लिस्ट में नाम है वो पीटीआई सपोर्टर्स के हैं, पीटीआई सपोर्टर्स। तो इमरान खान जो जेल के अंदर बैठा हुआ है उससे इतना क्या डर खौफ है इनको? क्योंकि मुझे लगता था कि इन्हें लगता था कि इमरान खान टूट जाएगा। मैं इमरान खान का अभी भी बहुत बड़ा सियासी तौर पर नाकिद हूं, मैं उनको एक अच्छा इंसान भी नहीं समझता हूं, लेकिन इमरान खान ने जेल काट कर कम से कम अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को हैरान जरूर किया है।
अभी तक इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी का मुआहिदा नहीं किया है। इमरान खान मुआहिदा कर लेगा जब वो मुआहिदा उसकी मर्जी का होगा, और वो ये होगा कि मुझे इक्तदार में लाया जाए। तो इमरान खान बेसिकली क्योंकि एक बहुत इगोइस्टिक आदमी है, बहुत सेल्फ सेंटर्ड आदमी है, अपने अलावा वो किसी को ठीक नहीं समझता, और उसको लगता था कि आज से 7 साल पहले जुलाई 2018 में वो वाकई बाजवा की जगह अवामी हिमायत की वजह से वजीर आजम बना था आरजू। लेकिन इसी अब जो क्योंकि जनरल आसिम मुनीर की इमरान खान से अब दुश्मनी थी, क्योंकि जब जनरल आसिम मुनीर साहब डीजी आईएसआई थे, जब ये लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर थे, जब ये हाफिज भी नहीं थे कहलाते थे, सैयद भी नहीं कहलाते थे, शाहजी भी नहीं कहलाते थे, अब तो फील्ड मार्शल हो गए हुए हैं, तो इन्होंने फराह गोगी की और बुशरा बीबी की करप्शन की दास्तानें जो थी वो प्राइम मिनिस्टर को बताई। तो फिर प्राइम मिनिस्टर ने इनको डीजी आईएसआई के ओहदे से हटाकर कोर कमांडर गुजरांवाला लगा दिया था, और फिर उनकी जगह फैज हमीद साहब जो थे वो डीजी आईएसआई बने थे। बिल्कुल ऐसा ही, लेकिन लास्ट में मैं ये जरूर पूछूंगी आपको कि बलूचिस्तान का फ्यूचर क्या दिखाई दे रहा है आपको, इसलिए कि मुसलसल वहाँ पे हालात खराब से खराब होते जा रहे हैं। डॉक्टर मारंग बलोच को 15 दिन के लिए और इन्होंने रिमांड पे दे दिया है, तो आखिर फ्यूचर होगा क्या बलूचिस्तान का? देखिए, कहते हैं कि जो पास्ट होता है ना वो फ्यूचर का मिरर होता है, ठीक है। मैं आपके सामने पास्ट रख देता हूँ जिसमें आपको फ्यूचर खुद ब खुद नजर आ जाएगा। मेरे जो दादा थे ना ख्वाजा अब्दुल गनी, वो जिस मुल्क में पैदा हुए थे ना वो यूनाइटेड इंडिया था। मेरे वालिद साहब ख्वाजा मोहम्मद इकबाल जिस मुल्क में पैदा हुए ना वो पाकिस्तान था जिसमें ढाका भी शामिल था। मैं अवैस इकबाल जिस पाकिस्तान में पैदा हुआ था ना वो पाकिस्तान था जिसमें ढाका शामिल नहीं था। तो 3 नस्लों के अंदर 3 दफा अगर जोग्राफिया तब्दील हो सकता है, तो फिर चौथी नस्ल के साथ जो जोग्राफियाई पॉलिटिकल एसोसिएशन है वो क्यों नहीं तब्दील हो सकती? ये लाइनें तो तब्दील होती रहती है, ठीक है। असल चीज इंसान की फलाह है, असल चीज इंसान की बका है, और मुझे लगता है कि इंसान की हुर्मत के ऊपर, इंसान की इज्जत के ऊपर दुनिया की हर जो नक्शा है वो कुर्बान किया जा सकता है। आरज़ू बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन मुझे जैसे आपने बात की और आपने जिस तरीके से बताया, तो इससे लग यही रहा है कि शायद जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो ओके 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 आरजू, अभी आपने पिटीशन दायर करनी है, अभी चुप रहे। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, एंड आई होप कि जहाँ पे मुझे रोक दिया गया है वहां पे लोगों को समझ आ गई होगी। तो इट फिर वाज मिलते हैं। प्लेजर टॉकिंग टू यू आरजू, अपना ख्याल सेम रखिए। यार, आप भी ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू। ठीक है।